दीदी, गांव कितना अच्छा लगता है ना। कितना हरा भरा और खुला खुला। काश मैं इस तरह की जगह पर हमेशा के लिए रह सकती। दीदी, देखो ये फूल कितना सुंदर है। अरे, ये तो सच में बहुत सुंदर है। इस फूल का नाम याद है? दादी माँ ने हमें कई पौधों के बारे में बताया तो था, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब कुछ याद नहीं आता। अरे पगले, इतना तो मुझे पता है कि इस पौधे का प्रयोग किसी दवाई आदि में होता है। यहाँ अनुमान लगाने से अच्छा है इसे दादी माँ के पास ले चलें, वही बताएंगी। अम्मा देखो, ये फूल मुझे बाहर मिला। क्या नाम है इसका? ये फूल तुम्हें कहाँ से मिला दीपा? ये हमें पास के मैदान में मिला अम्मा। अरे, ये तो कलिहारी का फूल है। इसे अग्निशिखा भी कहते हैं। ये फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, गठिया और त्वचा के कई रोग गायब हो जाते हैं। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत ही काम का पौधा है। हाँ हरी, कलिहारी के फूल को कुछ बीमारियों की रामबाण औषधि माना जाता है। अम्मा, आप पेड़ पौधों के बारे में इतना कुछ जानती हो। आपको तो इस विषय पर एक किताब लिखनी चाहिए। मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। हमारी बीएमसी ने पहले से ही इन सब जानकारियों को रिकॉर्ड कर रखा है। पीएमसी क्या है अम्मा? बीएमसी जैव विविधता प्रबंध समिति है। ये समिति किसी क्षेत्र के पेड़, पौधे, जंगल आदि जैसे प्राकृतिक तत्वों के रखरखाव का हर तरह से ध्यान रखती है। तुम तो जानते हो, हमारे देश में कितनी तरह की विभिन्नताएं हैं। कितनी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। हर समुदाय के पास पुराना पारंपरिक ज्ञान है। अपने आसपास के वातावरण की छोटी से छोटी जानकारी है। सब जानते हैं इस ज्ञान को बचा के रखना कितना जरूरी है। जब ये ज्ञान सुरक्षित रहेगा, तभी तो हम अगली पीढ़ी तक इसको पहुंचा पाएंगे। बस ऐसी ही धरोहर को संरक्षित रखने के लिए इन समितियों का गठन हुआ है। भारत के पार्लियामेंट द्वारा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके चलते हर पंचायत में इन समितियों का गठन होना है। ये क्या काम करते हैं अम्मा? ये ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिनसे हमारे क्षेत्र के जीव जंतु, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें, ताकि हमारे बच्चे और आगे आने वाली पीढ़ियां उनका लाभ उठा सकें। इसके अलावा क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का बीएमसी रिकॉर्ड रखता है। हर क्षेत्र की एक जैव विविधता पंजी यानी पीबीआर बनाई जाती है, जिसमें सारी जानकारी रिकॉर्ड होती है। एक रजिस्टर में ये सारी जानकारी? हाँ हरी, एक रजिस्टर में क्षेत्र के पेड़, पौधे, जीव जंतु की जानकारी पूरे विस्तार से लिखी जाती है। मानव इन्हें किस तरह से उपयोग लाते हैं, चाहे वह दवा के रूप में हो या भोजन के रूप में या सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, हर चीज का ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है। सोचो, हम अपने आसपास के वातावरण से, जंगलों से कितना कुछ लेते हैं। जंगली फल, शहद, जड़ी बूटियां, परफ्यूम तक, और आज से नहीं, कितने हजारों सालों से लेते आ रहे हैं। तो ये जितनी भी जानकारी है, सब उस पीबीआर में रिकॉर्ड हो जाती है, ताकि हमारा अपने पर्यावरण से संबंध ना टूटे। ये रजिस्टर कैसे तैयार किए जाते हैं? बढ़िया सवाल किया हरी। पीबीआर तैयार करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि बीएमसी और अन्य क्षेत्रीय समुदायों की मेहनत का नतीजा है। हर प्रकार के लोग इसमें योगदान देते हैं। इससे कई कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और वन विशेषज्ञ, शोधकर्ता, स्कूल और कॉलेज जुड़े रहते हैं। हर व्यक्ति हाथ की एक उंगली की तरह है।
जो अपनी विशेषता और अनोखा दृष्टिकोण लेकर आता है, जिससे बीएमसी को क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पति पहचानने में मदद मिलती है। तो क्या पीबीआर का ध्यान मुख्य रूप से जैविक संसाधनों पर ही रहता है? नहीं बच्चे, पीबीआर का ध्यान कई चीजों पर होता है। स्थानीय लोग, जैविक संसाधनों पर उनकी निर्भरता, जैव विविधता और लोगों की पारंपरिक जानकारी, जिसमें कृषि, पशुपालन पद्धति इत्यादि शामिल हैं। क्षेत्र का भूमि परिदृश्य, जल परिदृश्य, प्रबंधन मामलों पर लोगों की सोच। अरे ये तो बहुत ही दिलचस्प है। फिर क्या होता है? चलो मैं विस्तार से बताती हूँ। पीबीआर जैव विविधता प्रबंध समितियों द्वारा किए जाने वाले काम की नींव होता है। शुरुआत में बीएमसी स्थानीय जानकार लोगों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक करता है। इस बैठक में पीबीआर के उद्देश्य पर चर्चा होती है। फिर जानकारी इकट्ठा करने के लिए सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद स्थानीय जानकारी को इकट्ठा करने का काम शुरू होता है। इस उद्देश्य से कई लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और मेंबर अपने फील्ड के अनुभव भी रिकॉर्ड करते हैं। इंटरव्यू किन लोगों का लिया जाता है अम्मा? अरे जानकार लोग, जैसे किसान, वैद्य, हकीम, पारंपरिक जानकारी रखने वाले और वे सारे लोग जो प्राकृतिक संसाधन इकट्ठा करते हैं या उनसे किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तथा अन्य स्थानीय लोग। स्थानीय पंचायत और एनजीओ के सदस्य भी अपनी जानकारी साझा करते हैं। उसके बाद बीएमसी सभी जानकारियों की जांच करता है और अंत में उन्हें पीबीआर में शामिल कर लेता है। तो क्या सारा पारंपरिक ज्ञान पीबीआर में रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं, पारंपरिक ज्ञान को नहीं रिकॉर्ड किया जाता, अपितु वे लोग जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है उनका रजिस्ट्रेशन होता है। देखो, यहाँ 3 विकल्प हैं। पहला यह कि लोग अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र और संपर्क डिटेल इत्यादि दर्ज करा दें। दूसरा यह कि अगर उनकी इच्छा हो तो उनके पास जो भी विशेष पारंपरिक जानकारी है उसे दर्ज करवाया जा सकता है, पर यह आवश्यक नहीं है। तीसरा विकल्प है कि दूसरे लोग ऐसे लोगों का नाम लिखवा दें जिनके बारे में ये समझा जाता हो कि वे पारंपरिक ज्ञान रखते हैं। पीबीआर का उद्देश्य पारंपरिक जानकारी तथा प्रथाओं का संरक्षण है। जानकारी तो हमेशा ही जानकार की संपत्ति रहती है। जैव विविधता पंजी के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। पहला चरण है लोगों को उनके क्षेत्र हेतु पीबीआर दस्तावेजीकरण की जरूरत के बारे में जागरूक करना। अगला चरण सदस्यों एवं जैविक संसाधनों और परंपरागत जानकारी पर डाटा एकत्रित करने के इच्छुक लोगों का प्रशिक्षण। तीसरा चरण डाटा एकत्रित करना और सर्वेक्षण। उसके बाद के चरण में डाटा का विश्लेषण और सत्यापन होता है। फिर लोक जैव विविधता पंजी पीबीआर को तैयार किया जाता है। और आखिरी पर सबसे महत्वपूर्ण चरण है जानकारी का डिजिटलीकरण। पर अम्मा, पीबीआर में संपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करवाने की क्या जरूरत है? अरे बच्चे, इस जानकारी को रिकॉर्ड करने के बहुत फायदे हैं। पीबीआर के दस्तावेजीकरण के लाभ। स्थानीय लोगों की आजीविका का समर्थन करने के लिए कृषि, पशुधन, मछली, वन संसाधनों के लंबे समय तक चल सकने वाले प्रबंधन को बढ़ावा देना, जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए और एबीएस के आवेदन पत्रों पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के बदले में स्थानीय आय उत्पन्न करने के अवसर बनाना, जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जानकारी एकत्रित करना, जैव विविधता से संबंधित चिंताओं और प्रतिकूल गतिविधियों के प्रभावों को दूर करने में मदद करना। वर्तमान काल और भविष्य में हमारे समाज के लाभ और भलाई के लिए विज्ञान और स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को एक साथ लाना।
तो ये सारी बात तो जानकारी रिकॉर्ड करने की हो गई, पर जब इन संसाधनों के उपयोग की बात आती है तब क्या होता है? क्या बात है हरी, तुम बहुत ध्यान दे रहे हो। बड़ा अच्छा सवाल है यह। तो देखो, इन जड़ी बूटियों का जीव जंतुओं का इस्तेमाल केवल हम लोग नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। दवाइयां बनाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए। वह हमारे क्षेत्र के आसपास के वनों के किसी पेड़ पौधे इत्यादि पर रिसर्च करना चाहती हैं। उनसे कोई ना कोई ऐसी वस्तु बनाना चाहती है जिसे वे बाजार में बेच सके। ऐसे ही हमारे यहाँ वैद्य, नीम हकीम इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके दवाइयाँ बनाते हैं। इस प्रकार के उपयोग का लेखा जोखा बीएमसी रखती है। किस संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग हुआ है, कितना शुल्क एकत्रित किया गया है, यह सारा ब्यौरा बीएमसी के पास होता है। आपका मतलब है कि जैव विविधता से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी इस पीबीआर में होगी? बिल्कुल सही। पीबीआर को एक बार में तैयार करके अलग नहीं रख दिया जाता। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। हमारे देश के संविधान की तरह पीबीआर भी जीवित है, जिसमें हमेशा चीजें जुड़ती घटती रहती हैं। अम्मा, आप बीएमसी और पीबीआर के बारे में इतना कैसे जानती हैं? मुझे तो हमेशा ही पेड़ पौधों से प्यार रहा है। छोटी उम्र से ही अलग अलग तरह के फल, पत्तियां, जड़ी बूटियां आदि इकट्ठा करती रहती थी और अपनी माँ को ढेर सारे सवालों से तंग करती थी। मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी भी ऐसे व्यक्ति से हुई जिनकी प्रकृति में उतनी ही रुचि थी जितनी कि मेरी। आज तुम्हारे दादा न सिर्फ एक बागवानी विशेषज्ञ हैं, बल्कि हमारी बीएमसी के अध्यक्ष भी हैं। हम दोनों तो आज भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। और पता है, मैंने भी अपने गांव में पीबीआर के लिए इंटरव्यू दिया है। अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। अम्मा, मुझे भी सिखाओ ना, पेड़ पौधों के, उनकी प्रजातियों के बारे में। मुझे भी इतना जानकार बनाओ कि बीएमसी मेरा इंटरव्यू लेने आए। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना बागवानी विशेषज्ञ के पोता पोती घर के पीछे के आंगन में थोड़ी बागवानी कर ले? बिल्कुल। और किसे पता है, जब तुम गांव में रहने के लिए लौटो तो एक दिन तुम भी बीएमसी के सदस्य बन जाओ।